नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे हिंदी साहित्य का भक्ति काल। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो पांडे बंधुओं की पुस्तक से लिए गए हैं। तो आइए भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ प्रश्न हम पहले कर चुके हैं। आज जो प्रश्न हम करने वाले हैं उसमें क्या है कि 17वीं शताब्दी के मध्य संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानकों की रचना जॉन कवि ने की है, जिनका रचना काल 1612 से लेकर 1664 ईस्वी तक माना जाता है। जॉन कवि ने 78 ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें 29 तो प्रेमाख्यानक है, यानी प्रेम के आख्यान, प्रेम से परिपूर्ण कहानियां हैं। इनमें से प्रमुख है कथा रत्नावली, कथा कनकावती, कथा मोहिनी, कथा कमलावती, कथा नल और दमयंती, कथा कलावंती, कथा रूपमंजरी, कथा पिंजरशां, सहिजा देवी देवा और देवल, कथा कलंदर, ग्रंथ लैले मजनू। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। किसकी है? जॉन कवि की हैं। और यहाँ पर क्या है कि 17वीं सदी के मध्य में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने रचनाएं लिखी है तो वो किसने लिखी है? वो जॉन कवि ने लिखी है। जॉन कवि प्रथम हिंदी कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर लैले मजनू काव्य की रचना की। आधार किसको बनाया? जो फारसी में लैला मजनू लिखा गया था उसको आधार बनाया। और इनकी रचना का नाम क्या है? लैला मजनू। और ये प्रथम हिंदी कवि हैं जिन्होंने इसको लिखा है। जॉन कवि की भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रज भाषा है। दामोदर कवि ने अपनी रचना लखन सेन पद्मावती कथा को वीर कथा कहा है। यानी लखन सेन और पद्मावती को आधार बनाकर जो कथा लिखी है उसे क्या कहा है? वीर कथा कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अगर बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ईश्वर दास द्वारा लिखी सत्यवती कथा को भक्ति काल के किसी भी धारा में उन्होंने स्थान नहीं दिया। यानी सत्यवती कथा को ये भक्ति काल से जोड़कर नहीं देखते। मृगावती के रचयिता कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि भी थे। यानी चिश्ती वंश के जो शेख बुरहान थे, इनके शिष्य कौन थे? कुतुबन थे। और इन कुतुबन की रचना कौन सी है? मृगावती है। मृगावती में चंद्रनगर के गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर की रानी रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। यहाँ पर जो राजकुमार है वो कंचनपुर, यहाँ पर राजकुमार कौन है? गणपति देव के राजकुमार हैं। और कंचनपुर की रानी रूप मुरारी की कन्या है मृगावती। और यहाँ अगर देखें तो मृगावती में नायिका को आधार बनाकर ये रचना लिखी गई है, इसीलिए इसका नामकरण नायिका पर हुआ है। मंझनकृत अगर मधुमालती की बात करें तो हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य है। देखिए, प्रेम आख्यानक से मतलब क्या है? प्रेम कथा। तो यहाँ पर मधुमालती हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य है जिसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव है। यानी यहाँ पर जो उस समय प्रचलित परंपरा थी, बहुपत्नी रखने की जो परंपरा थी, उसका इसमें अभाव मिलता है। मधुमालती ही इसमें महत्वपूर्ण है। मधुमालती के नायक मनोहर हैं और महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की प्रेम कथा के अनंतर प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कथा समानांतर रूप से चलती है। यहाँ पूछा जा सकता है कि मधुमालती नामक जो प्रेमाख्यानक काव्य है मंझन का, उसमें कौन सी दूसरी कथा किसकी चलती है? वो प्रेमा और ताराचंद की चलती है। बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा अर्धकथानक में दो प्रेमाख्यानक मृगावती और मधुमालती का उल्लेख किया है। ये इनकी यहाँ पर पंक्तियां दे रखी है जिससे हमें पता चलता है। तब घर में बैठे रहे नाही हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दो उचार। कि तब घर में बैठे रहे, कोई हाट बाजार, कोई बाजार ऐसा नहीं था जहाँ घूमने जाया जाए या समय व्यतीत किया जाए। केवल मधुमालती और मृगावती दो ही पुस्तकें हैं, दो ही पोथी हैं जो जिनका पढ़कर समय व्यतीत किया जा सकता है या जिनका अध्ययन किया जा सकता है। ये किसने लिखा है? बनारसी दास ने लिखा है। अपनी इनकी आत्मकथा कौन सी है? अर्धकथानक इसका नाम है। सन 1643 ईस्वी में या संवत 1700 में दक्षिण के शायर नसरती ने मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क के नाम से भी एक प्रेम कथा लिखी है। जैसीकृत पद्मावत में कुल कितने खंड है? 57 खंड है। और इनका जो प्रिय अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार है। पूछा जा सकता है जैसी का प्रिय अलंकार कौन सा है? उत्प्रेक्षा है।
मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पूर्व लिखे गए 4 प्रेमाख्यानों का उल्लेख किया है। एक तो मधुमालती, मृगावती, मुग्धावती और प्रेमावती। ये इनसे पहले लिखे गए ग्रंथ है या रचनाएं हैं जिनका इन्होंने उल्लेख किया है। जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिदी यानी मोइनुद्दीन के शिष्य थे और शेरशाह के समकालीन भी थे तथा अमेठी के निकट जायस में रहते थे और शायद इसीलिए इनका जायसी यानी जायस से जोड़कर ही इनका नामकरण भी माना जाता है। जायसी द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ और उनके विषय में अगर बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से है। पहला जो इनकी प्रसिद्ध रचना है पद्मावत है। ये नागमती, पद्मावती और रतन सेन की प्रेम कहानी है पद्मावत, इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। उसके बाद यहाँ पर ये किस समय में, शेर शाह जो शाही वक्त उस समय के सुल्तान थे, ये इनके समकालीन थे और उसी समय में ये लिखी गई है। उसके बाद है अखरावट। वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयां हैं। किसमें? अखरावट में। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बन सकते हैं जायसी से संबंधित। आगे अगर हम देखें, आखिरी कलाम जो जायसी की रचना है, इसमें कयामत का वर्णन है तथा मुगल बादशाह बाबर की भी प्रशंसा इसमें की गई है। और इसकी लिपि अगर देखें तो इसकी लिपि कौन सी है? फारसी लिपि है। उसके बाद अगर चित्ररेखा की बात करें तो चित्रलेखा लघु प्रेम आख्यानक है। कहरनामा आध्यात्मिक विवाह का इसमें वर्णन है और ये कहरवा शैली में लिखी गई है। इसके बाद इनकी रचना है मसलनामा, ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन इसमें संकलित है। और कन्हावत, ये भी इन्हीं की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के द्वारा रचित 3 ग्रंथों जिसमें पद्मावत है, अखरावट है और आखिरी कलाम का ही उल्लेख किया है, यानी ये तीनों ही रचनाएं महत्वपूर्ण है, उनके बारे में आपको विस्तार से पता होना चाहिए। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावती की जो कथा है वो पूर्वार्ध तो कल्पित है, लेकिन जो उत्तरार्ध है वो ऐतिहासिक है, यानी 2 भागों में बांट दिया रचना को। और ये कहते हैं कि जो पूर्वार्ध भाग है इसका वो तो कल्पना पर आधारित है, लेकिन जो उत्तरार्ध भाग है वो इतिहास की घटना पर आधारित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई प्रोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष सत्ता जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी और ये जायसी ने इसको पूरा किया था। यानी जो प्रोक्ष सत्ता है, मानव की पहुंच से बाहर की जो सत्ता है, उसकी एकता का आभास किसने दिया था? कबीर ने दिया था। लेकिन जो मानव जीवन के सामने जो एकता का दृश्य दिया वो किसने दिया? जायसी द्वारा दिया गया। पद्मावत में जो प्रतीकात्मक रूप से इन्होंने पात्र लिए हैं उसमें जो रतन सेन है ये मन का प्रतीक है, मन या आत्मा का। सिंहल जो द्वीप है ये हृदय का प्रतीक है। पद्मावती को अगर हम लें तो ये श्रद्धा या सात्विक बुद्धि की प्रतीक है, यानी परमात्मा की प्रतीक है। देखिए, जो भी ये काव्य लिखा गया इसमें स्त्री को विशेष महत्व दिया गया और स्त्री को परमात्मा का दर्जा इसी काव्य में दिया गया है, ये आप ध्यान में रखें। उसके बाद है सुआ या हीरामन तोता, यहाँ गुरु का प्रतीक है। नागमती दुनिया धंधा या संसारिक बुद्धि की प्रतीक है। राघव चेतन शैतान है और अलाउद्दीन यहाँ पर कौन है? ये माया का प्रतीक है जो अलाउद्दीन है। इसके बाद अगर बात करें, विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडिक कृति भी कहा है। किसने कहा है? विजय देव नारायण शाही ने। और अकेली ट्रेजेडिक यानी त्रासदी पूर्ण रचना किसको कहा है? पद्मावत को कहा है। पद्मावत का नागमती वियोगखंड हिंदी साहित्य की प्रमुख अनुपम निधि है। प्रेमाखानक काव्य में 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा देने की परंपरा है। ये निम्नलिखित जो कृतियां हैं उसमें ये परंपरा देखी जा सकती है, जैसे मृगावती है, मधुमालती है, इंद्रावती है, सत्यवती कथा है, चंदायन है, आलमकृत जो माधवानंद कामकंदला रचना है ये किसकी है? आलम की है। तो ये रचनाएं हैं जहां पर 5 चौपाई है और उसके बाद एक दोहा दिया गया है। प्रेमाख्यानक काव्यों में 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा देने की जो परंपरा है ये जिन कृतियों में पाई जाती है वो पद्मावत में भी है और चित्रावली में भी है। देखिए, ये रचनाएं कौन सी है जिसमें पहले 5 चौपाई है और फिर एक दोहा है। यहाँ पर 7 चौपाई है और फिर एक दोहा है। सूफी कवि उस्मान चिश्ती वंश परंपरा के हाजी बाबा के शिष्य थे और बादशाह जहांगीर के समकालीन भी रहे हैं। यानी
जो उस्मान है वो किसके चिश्ती वंश परंपरा के जो हाजी बाबा रहे हैं उनके शिष्य थे और जहांगीर के समकालीन है। उस्मान की रचना कौन सी है? चित्रावली। और इसमें नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन है। देखिए, जो सूफी रचनाएं हैं ज्यादातर नायिका को आधार बनाकर लिखी गई है या नायिका के आधार पर उसका नामकरण किया गया है। तो यहाँ पर विशेष बात क्या है सूफी काव्य की, कि यहाँ जो नायिका है या स्त्री है उसे परमात्मा का दर्जा दिया गया है। जो नायक है, जैसे यहाँ रतन सेन है, ये अगर हम कहें तो आत्मा है और आत्मा अपने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करती है और परमात्मा कौन है? यहाँ पर स्त्री है। तो ज्यादातर सूफी जो काव्य है वो अगर हम देखें तो नायिका के आधार पर उसका नामकरण किया गया है। चित्रावली में अंग्रेजी के द्वीप का भी वर्णन किया गया है। अंग्रेजों के समय जो द्वीप था उसका भी वर्णन कहाँ पर है? चित्रावली में है। नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। नूर मोहम्मद ने फारसी भाषा में रोज़तुक हकायत नामक ग्रंथ की भी रचना की है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देने वाली बात है। इसके साथ साथ आप ये ध्यान दें कि जो एक छताई वार्ता की रचना मिलती है वो पद्मावत की कथा पर ही आधारित रचना है। जो छताई वार्ता है वो पद्मावत पर आधारित रचना है। तो ये मुख्य तथ्य हैं जो हम सूफी काव्य के मुख्य तथ्य यहाँ पर कर रहे हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं नूर मोहम्मद कृत जो इंद्रावती है, इसमें कालिंजर के राजकुमार राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। और ये रचना किसकी है? इंद्रावती। ये रचना है नूर मोहम्मद की। आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत अनुराग बांसुरी को निम्नलिखित विशेषताओं को समझने का प्रयास किया है। उन्होंने वो मानते हैं कि अनुराग बांसुरी में ये सारी विशेषताएं हैं। इसकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव है। शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध्यवसित रूपक एलेगरी खड़ा करके कहानी बांधी गई है। इसके साथ साथ देखिए चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहे न लिखकर बरवे छंद का प्रयोग यहाँ पर किया है। यानी ये चार विशेषताएं हैं जो किसमें मानी है? अनुराग बांसुरी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी है। देखिए, जहां पर छोटे प्रश्न आते हैं उसमें से इस तरह से पूछा जा सकता है कि कौन सी रचना के प्रति आचार्य शुक्ल ने कहा है कि उसमें हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव है, या ऐसे पूछा जा सकता है कि शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्ति को लेकर कौन सा अध्यवसित रूपक लिखा गया है या कहानी उसमें लिखी गई है। तो ये किसमें है? अनुराग बांसुरी में है। ज्यादातर जो सूफी कवि हैं ये मुस्लिम कवि हैं और यही इनकी खासियत है कि मुस्लिम होते हुए भी इन्होंने हिंदी भाषा के प्रति और इसके साथ साथ हिंदू घरों में प्रचलित कहानियों के प्रति अपना जो लगाव है वो अभिव्यक्त किया है। आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना है। यानी कभी समाप्त न होने वाली जो परंपरा है उसकी समाप्ति कहाँ से होती है? नूर मोहम्मद की इंद्रावती से। आचार्य शुक्ल ने सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि सूरदास नामक एक पंजाबी को माना है। ये सूरदास वो नहीं है जो कृष्ण का गान करते हैं, ये प्रेम मार्गी शाखा के हिंदू कवि हैं। बाकी जो भी कवि हैं प्रेम मार्गी शाखा के वो मुस्लिम कवि हैं, लेकिन सूरदास एक हिंदू कवि हैं, पंजाबी कवि हैं, जो शाहजहां का समकालीन तथा नल दमयंती नामक प्रेम कथा इसने लिखी है। किसने? सूरदास ने। और सूरदास जो प्रेमाखानक काव्य परंपरा है इसमें एक अकेले हिंदू कवि के रूप में जाने जाते हैं। महत्वपूर्ण प्रेमाखानक काव्य और उनके नायक नायिका की अगर बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से, जैसे चंदायन है, यहाँ पर देखें तो लोर और चंदा, लोर को कई जगह लोरिक भी लिखा आता है, तो ये यहाँ पर नायक है और चंदा यहाँ पर नायिका है। सत्यवती कथा की अगर बात करें तो राजकुमारी सत्यवती और राजकुमार ऋतुपर्ण है। ये पेपर में अक्सर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मृगावती जो रचना है इसमें राजकुमारी यहाँ पर कौन है? मृगावती है। पद्मावत में रतन सेन पद्मावती और पत्नी नागमती है। मधुमालती में मधुमालती, मनोहर, प्रेमा और ताराचंद, ये दो नायिका है इसमें और दो ही नायक हैं।
माधवानंद कामकंदला की अगर बात करें तो कामकंदला और माधव। रूप मंजरी में विवाहित रूप मंजरी और कृष्ण की प्रेम कथा है। रतन सेन में रंभा और सोमा की कथा का वर्णन किया गया है। तो ये आज जो हमने किया है प्रेमाखानक काव्य के महत्वपूर्ण प्रश्न जो भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं, और उम्मीद करती हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।